तो बच्चों, आज हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। तो आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा है प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन? जब प्रकाश किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। माध्यम क्या होता है? तो प्रकाश कहीं न कहीं से गुजरता है, उस जगह में जो पदार्थ उपस्थित है वही उसका माध्यम होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम ज़रूरी हो। प्रकाश निर्वात में भी चलता है। प्रकाश निर्वात में भी चलता है, प्रकाश हवा में भी चलता है यानी वायु में, प्रकाश काँच में चलता है, प्रकाश किसी भी पारदर्शी माध्यम में वो चल सकता है। तो ये कह रहा है कि जब प्रकाश किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम यानी किसी एक गुण वाला पारदर्शी माध्यम हो, उसमें से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो वह अपने मूल पथ कौन सा वाला होगा? तो ये जो पहले पारदर्शी माध्यम में वो जा रही थी, उस वाले का मूल पथ है। ठीक है? मूल पथ से ये विचलित हो जाती है, यानी उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ फिगर से ये और क्लियर हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ ये है एक बाउंड्री जो दो माध्यमों को अलग करती है। इसके ऊपर एक माध्यम है और इसके नीचे दूसरा माध्यम है। मान लेते हैं ऊपर कांच है और नीचे जल है, ऐसे। तो ऊपर कांच में मान लीजिए इस तरह से कोई किरण आपतित हुई, तो इस किरण का नाम होता है आपतित किरण या इंग्लिश में इंसिडेंट रे। ठीक है? जिस बिंदु पर ये दोनों की बाउंड्री पर गिरती है, उस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। और इस बिंदु के आगे अब ये दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करेगी, तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाएगी। मूल पथ कौन सा था? तो ये इस तरह से आ रही थी, यही इसका मूल पथ था, ऐसे सीधे जाती, यदि दूसरा माध्यम नहीं आया होता तो। लेकिन अभी ये दूसरा माध्यम जल आ जाने के कारण क्या होगा? ये यहाँ पर आंशिक रूप से विचलित हो जाएगी या मुड़ जाएगी। ठीक है? यहाँ पर ये मुड़ गई और इस दिशा में चली गई। इस किरण को हम लोग अपवर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। और इसको इंग्लिश में रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। ठीक है? अब यहाँ जो इसकी बाउंड्री है, दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह, इस बाउंड्री पर इसके लंबवत और आपतन बिंदु पर एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है। ये इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। यही जो काल्पनिक रेखा है, इसे हम लोग अभिलंब या इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं। ठीक है? यहाँ पर ये अभिलंब खींचा क्यों जाता है? ताकि हम दो कोण माप पाएं। दो कोण कौन कौन से हैं? तो पहला है आपतन कोण आई। आपतन कोण आई क्या होता है? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण क्या होता है? तो अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण हमारा अपवर्तन कोण होता है। यहां तक फिगर आपको समझ में आ गया है? तो आगे अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे और वो है यहाँ पर नोट में। यहाँ किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये एक भौतिक राशि है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसका क्या फार्मूला होता है? तो ये फार्मूला है निर्वात में प्रकाश की चाल c अपॉन उस माध्यम में प्रकाश की चाल v। ठीक है? निर्वात में यानी कि जहां पर कुछ भी नहीं है, पदार्थ की कोई भी अवस्था उपलब्ध नहीं है, उस जगह पर प्रकाश की चाल कितनी है? तो वहां पर जो चाल आती है उसे हम लोग स्मॉल c से प्रदर्शित करते हैं और इसका c का जो मान होता है लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है? तो ये निर्वात में प्रकाश की चाल बटे जिस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना होता है, उस माध्यम में प्रकाश की क्या चाल है वो हमें पता होना चाहिए उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालने के लिए।
इस तरह से ये फॉर्मूला बनता है स्मॉल n बराबर C/V। ठीक है। और दूसरी चीज है माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक। यहाँ निरपेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा रही और उसका क्या फार्मूला है ये समझाया मैंने, और यहाँ ये सापेक्ष अपवर्तनांक निकालने का क्या तरीका है वो समझा रहा हूं। तो माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, इसे अंग्रेजी में प्रदर्शित करने का यानी कि सांकेतिक रूप से प्रदर्शित करने का दो तरीका है। एक तरीका है ये 2n1, यानी जिस माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक हम बताते हैं उस माध्यम का संकेत हम n के आगे यानी n के बाद रखते हैं, और जिस माध्यम के सापेक्ष यहाँ देखिए माध्यम 2 के सापेक्ष है तो इसीलिए इसको पीछे रखा है। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि सबसे पहले जिसका निकाल रहे हैं उसके संकेत को आगे रख दीजिए और फिर जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं उसके संकेत को यहाँ पीछे रख दीजिए। तो ये दोनों ही तरीके इस्तेमाल में लाए जाते हैं। अब ये जो माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक है, इसका सूत्र क्या है? तो जिसका हम लोग सापेक्ष अपवर्तनांक निकालते हैं उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक ऊपर रहेगा, अंश में रहेगा, और जिसके सापेक्ष हम लोग अपवर्तनांक निकालते हैं उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक यहाँ नीचे हर में आ जाएगा। बस यही फार्मूला है। यानी अगर मैं इन दोनों में से किसी एक नोटेशन को लेकर के एक फार्मूला बनाना चाहूं तो वो फार्मूला ये बनेगा कि 2n1 यानी पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर होगा पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आती है तो आप कमेंट करिएगा, मैं इस पर फिर से वीडियो बना दूंगा। ठीक है। यहाँ एक चीज और समझनी है आपको, और वो ये है कि जब किरण विरल से सघन जाती है और जब किरण सघन से विरल जाती है तो वो अविलंब से किस तरह से प्रभावित होती है? अविलंब से दूर हटती है या अविलंब के पास जाती है? तो ये बकायदा जब हम लोग अपवर्तन के नियम को पढ़ लेंगे तब तो मैथमेटिकली इस चीज को प्रूव किया जा सकता है। लेकिन अभी के लिए आप ये याद रखिए एक ट्रिक के माध्यम से कि कैसे कैसे क्या होता है इस केस में। ठीक है। यदि कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो सघन का मतलब क्या होता है? घना। घना का मतलब पास पास होना। यानी इस स्थिति में क्या होगा, ये जो किरण है वो अविलंब की ओर आ जाएगी, अविलंब से पास की तरफ झुक जाएगी। ठीक है। और इसी तरह से यदि ये सघन से विरल की तरफ जाती है यानी डेंसर टू रेयरर, तो क्या होगा? यहां पर देखिए विरल में इस र को पकड़िए और दूर से इसे रिलेट कर लीजिए। दूर, यहां भी र है और यहां भी र है, तो यानी कि विरल विरल में चीजें क्या होती हैं? दूर दूर होती हैं। ठीक है। तो विरल में चीजें दूर दूर होती हैं। तो इस स्थिति में भी क्या होगा, ये किरण अगर ये दूसरा माध्यम नहीं आया होता तो सीधे इस तरह निकलती, लेकिन अभी ये अविलंब से दूर हट गई है, देखिए यहां पर। ठीक है। तो इस तरह से आप इस चीज को याद रखेंगे, और जब भी आप किसी भी पृष्ठ पर अपवर्तन कराएंगे और उसका किरण आरेख बनाएंगे तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अब अपवर्तन के नियम क्या है? तो अपवर्तन के दो नियम हैं। ठीक है। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी मेरी जिसमें मैं प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझाया हूं तो उसमें भी लगभग यही नियम था। ठीक है। तो वहां पर मैंने बताया था कि यदि आप एक पेपर में इसको तीनों को रखेंगे तो तीनों आने चाहिए, यदि वो नहीं आते हैं तो वो नियम सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है। दूसरा नियम है जब एक वर्णी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पहले माध्यम में निर्मित आपतन कोण की ज्या, यहां पर ज्या का मतलब होता है साइन,
जैसे आप साइन, कॉस, टैन, कॉट ये सब पढ़े हैं ना, तो इनके हिंदी में भी नाम होते हैं। उसी तरह साइन का नाम होता है ज्या, और कॉस का नाम होता है कोज्या, और टैन का नाम होता है स्पर्शज्या। ठीक है, तो यहाँ अब फिर से इसको पढ़ते हैं, तब ये क्लियर होगा। जब एक वर्णी प्रकाश की किरण, यानी कि उसका रंग एक होना चाहिए, उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए, एक माध्यम से, यानी कोई एक माध्यम ले लीजिए, जल ले लीजिए या कांच ले लीजिए, से दूसरे माध्यम में, मान लीजिए वायु में प्रवेश करती है, तो पहले माध्यम में निर्मित आपतन कोण, जाहिर सी बात है जिस माध्यम में वो आपतित होगी उसी माध्यम में वो आपतन कोण बनाएगी। तो पहले माध्यम से चल रही है, इसीलिए पहले माध्यम में आपतन कोण बना रही है, और उसकी ज्या यानी साइन ऑफ आई, ये कह रहा है, आई ही तो था आपतन कोण, तथा दूसरे माध्यम में निर्मित अपवर्तन कोण की ज्या, यानी कि ये अपवर्तन कोण आर, और आर की ज्या का मतलब क्या है, साइन ऑफ आर। ठीक है, का अनुपात एक नियतांक होता है। ये कह रहा है कि साइन आई तथा साइन आर, इन दोनों का जो अनुपात है वो एक नियतांक होता है, यही कह रहा है। दूसरी बात क्या कह रहा है, यह नियतांक, इस नियतांक के बारे में बता रहा है, यह नियतांक दूसरे माध्यम, दूसरा माध्यम कौन सा वाला था, इस चीज को आप याद रखिएगा, क्योंकि इस नियम को जब भी हम आगे फॉर्मूले को डिराइव करेंगे तो उसमें हम इस नियम को इसी तरह से अप्लाई करेंगे ताकि कोई गड़बड़ी न हो। तो दूसरा माध्यम कौन सा है, अपवर्तित किरण का माध्यम। हमेशा जो दूसरा माध्यम होगा इस नियतांक के लिए, इसकी परिभाषा जो हम लोग समझ रहे हैं अभी, उसमें दूसरा माध्यम कौन सा होगा, अपवर्तित किरण का माध्यम होगा, और पहला माध्यम कौन सा होगा, आपतित किरण का माध्यम होगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, यह नियतांक क्या होता है, दूसरे माध्यम यानी अपवर्तित किरण का माध्यम का पहले माध्यम यानी आपतित किरण के माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अभी मैंने आपको इसीलिए यहाँ पर सापेक्ष अपवर्तनांक समझाया है, ताकि जब ये नियम समझाऊं मैं तो आप कंफ्यूज ना हो कि कैसे 1 और 2 या इस तरह से लिख दिया गया है। तो देखिए यहाँ दो माध्यम है, माध्यम एक यानी इसमें हम लोग आपतित किरण ला रहे हैं, यहाँ पर आपतित किरण आ रही है। ठीक, और यहाँ माध्यम दो है जहां पर क्या है, अपवर्तित किरण का माध्यम है। इस केस में आपतन कोण तो ये वाला होगा, ये रहा आपका अभिलंब, और अपवर्तन कोण ये वाला होगा। ठीक है, तो यहां पर साइन आई बटे साइन आर दूसरे नियम के सापेक्ष में क्या है, ये नियतांक है। दूसरा नियम तो यही कहता है कि साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होगा, एक नियतांक होगा। और ये नियतांक क्या होगा, ये नियतांक दूसरे माध्यम यानी N2 वाला, ये वाला माध्यम जिसमें कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण है, यानी वो किरण जिसकी डायरेक्शन बदल गई है, जो डायरेक्शन चेंज की है। ठीक है, उस किरण के माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, इसका इसके सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। ठीक है, यानी माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक। अभी आपको मैं इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं इसको मैं समझाया हूं। ठीक है, तो यदि बाद में ये 2 है यानी कि दूसरे वाले का है, और यहाँ पहले 1 है यानी पहले वाले के सापेक्ष है, तो इसलिए परिभाषा अनुसार क्या हो जाएगा भाई, जिसका पूछता है उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या आता है, अंश में आता है, और जिसके सापेक्ष पूछता है उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक हर में आता है। ठीक है, तो यही चीज यहां भी हो रही है। साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या आ रहा है, 1n2, या साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 यानी दूसरे वाले का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे n1 यानी पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये होता है। ठीक है, तो ये इसका नियम है। इस नियम को आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, बिना इस नियम को समझे आगे कोई भी डेरिवेशन आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ तक ही हम लोग रोकते हैं, और नेक्स्ट अगली क्लास में हम लोग ये सारा कुछ करने वाले हैं।